नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे। ये कहानी है दो बहुत ही प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में, रजनीश और शंकराचार्य, और कैसे उनके विचारों में एक टकराव देखने को मिला। ये कहानी हमें ये भी समझाएगी कि किसी के विचार और शब्द कितने शक्तिशाली और कितने स्थायी हो सकते हैं। तो चलिए इसी शक्तिशाली सवाल से शुरुआत करते हैं। ये सवाल जगतगुरु शंकराचार्य ने उठाया था और यही सवाल रजनीश के बारे में उनकी पूरी समझ का, आप कह सकते हैं कि आधार बन गया कि क्या कोई वक्ता अपनी ही कही बातों पर टिका रहता है। मूल्यांकन का यही तो सबसे बड़ा आधार है। अब देखिए, शंकराचार्य के इस सवाल को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय के माहौल को समझना होगा। ये जानना होगा कि रजनीश का प्रभाव आखिर कितना बड़ा था। 20वीं सदी में रजनीश, जिन्हें बाद में हम सब ओशो के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ एक वक्ता नहीं थे, वो अपने आप में एक घटना थे। उनके विचारों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचा। अच्छा, उनका प्रभाव कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो साधु संत थे वो भी अपने पारंपरिक ग्रंथ जैसे पंचदशी या विचार सागर को छोड़कर रजनीश की किताबें पढ़ रहे थे। ये उनकी लोकप्रियता का एक बिल्कुल ही अलग पैमाना था। कमाल की बात तो ये है कि उनका असर सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन तक भी था जिन्होंने दुनिया ही त्याग दी थी। जरा सोचिए, हरिद्वार की झाड़ियों में रहने वाले एकांतवासी साधु तक उनके विचारों में डूबे हुए थे। ये उनके प्रभाव की असली शक्ति को दिखाता है। तो इस व्यापक प्रसिद्धि के बीच एक बहुत ही खास और कह सकते हैं व्यक्तिगत मुलाकात हुई, जो हमें इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाती है। और यहीं पर कहानी के दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, स्वयंपुरी के शंकराचार्य। उन्हें दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि खुद रजनीश के प्रवचन को सीधे अनुभव करने का एक मौका मिला। ये मुलाकात हुई थी फिरोजाबाद में। रजनीश को वहां बोलने के लिए बुलाया गया था और श्रोताओं में एक बहुत ही चौकस व्यक्ति मौजूद थे जो उनके हर एक शब्द का विश्लेषण कर रहे थे। और जानते हैं, उस समय शंकराचार्य की उम्र सिर्फ 22 साल थी। ये बात इस कहानी में एक व्यक्तिगत स्पर्श भी जोड़ती है कि कैसे एक युवा विद्वान एक जाने माने वक्ता के तर्कों का आकलन कर रहा था। पूरे 1 घंटे तक उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। ये कोई छोटी मोटी सुनवाई नहीं थी, बल्कि उनके भाषण की शैली और उसके सार दोनों को समझने के लिए काफी समय था। और उसी 1 घंटे में उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज नोट की। तो चलिए अब सीधे उस आलोचना के केंद्र में चलते हैं। शंकराचार्य ने रजनीश के भाषण में आखिर ऐसी क्या कमी देखी? हम फिर से उसी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। शंकराचार्य के लिए एक महान वक्ता होने का पैमाना सिर्फ बोलने की कला नहीं, बल्कि तार्किक स्थिरता है। और सबसे बड़ी खामी है अपनी ही बात काटना, यानी आत्मविरोधाभास। ये उस 1 घंटे के प्रवचन से उनका सीधा ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने देखा कि रजनीश ने भाषण की शुरुआत तो एक तरह से की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी बातें उनके शुरुआती पॉइंट से भटकने लगीं। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये आलोचना रजनीश के बोलने की कला को लेकर नहीं थी। शंकराचार्य ये मानते थे कि वो एक कुशल वक्ता थे। असली समस्या तो कंटेंट में थी, उनके तर्कों की आंतरिक स्थिरता में। और यही आत्मविरोधाभास, यही अपनी बात काटना हमें शंकराचार्य के विश्लेषण के अंतिम निष्कर्ष पर ले आता है। तो जब शंकराचार्य ने ये ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो बाद में उनसे रजनीश के विचारों का औपचारिक रूप से खंडन करने का अनुरोध किया गया। लेकिन उनका जवाब बड़ा हैरान करने वाला था। आइए उनके तर्क को समझते हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई, रजनीश का खंडन करने के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रजनीश अपने ही भाषण के दौरान अपने ही शुरुआती पॉइंट्स को काटकर खुद ही अपना खंडन कर रहे थे। देखिए, यही उनकी आलोचना की बारीकी है। और यही शंकराचार्य के अपने शब्दों में उनका अंतिम निष्कर्ष है। उनका मानना था कि सबसे असरदार खंडन तो खुद रजनीश के शब्दों से ही आ रहा था। किसी और बहस की कोई जरूरत ही नहीं थी। और ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम और बड़ा ही उत्तेजक सवाल देता है। सिर्फ आध्यात्मिक प्रवचनों में ही नहीं, बल्कि किसी भी बहस में वो कौन सी रेखा है जहां एक तर्क इतना अस्थिर हो जाता है कि वो खुद अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है? इस पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प है।